चौदहवीं का चांद हो या। आप तकलीफ न कीजिए, मुझे जितने भी रुपयों की जरूरत होती है वो मैं आजकल आपकी दुआ से खुद कमा लेता हूँ। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। पहले बात अच्छी हो गई थी, लेकिन अब वही अकेलापन एक बोझ बन गया है। इतना अकेलापन मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं स्वाति हाजिर हूँ फिर से एक नई हस्ती, उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ फिल्म जोन के इस नए सीरीज गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा विद स्वाति में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। दोस्तों, कुछ लोग ना एक अजीब सी बेचैनी में जीते हैं। वो जिंदगी भर जैसे किसी की तलाश में चल रहे होते हैं। कोई भी चीज उन्हें लगातार चैन नहीं देती। ये बेचैनी और संवेदनशीलता उनके माध्यम से लगातार कुछ न कुछ अद्भुत और अद्वितीय रचती रहती है। कई बार ना ये बेचैनी उनके साथ ही जाती है और कई बार उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। गुरुदत्त की आज हम बात करेंगे। उनके साथ जो हुआ वो दूसरी तरह के हादसे की श्रेणी में आता है। एक ऐसा हादसा जिसने 39 साल की उम्र में ही उनकी जान ले ली। ये दुनिया जहां आदमी कुछ भी नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। फिल्म प्यासा का ये गाना काफी हद तक गुरुदत्त के नेचर को बयां करता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हारी पिया हुई तेरी जीत रे। गुरुदत्त बहुत ही मूडी और टेम्परामेंटल थे। छोटी छोटी बातों में गुरु अपना टेम्पर लूज कर दिया करते थे। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 50 के दशक को सिनेमा का गोल्डन एरा बना देने वाले शख्स के बारे में। वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण यानी कि गुरुदत्त के बारे में। इनकी जिंदगी से जुड़े किस्सों की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वसंत कुमार का नाम गुरुदत्त आखिर पड़ा कैसे। जब गुरु बहुत छोटे थे ना, तकरीबन 18 महीने के रहे होंगे, तब उनके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई थी। वो कुएं में गिर गए और जैसे तैसे उनकी दादी ने उनको बचा लिया था। इसके बाद फैमिली गुरु को ये बात बताई गई। उन्होंने कहा कि अगर इस बच्चे का नाम बदल दिया जाए तो बच्चे पर अब कोई विपदा नहीं आएगी। और उनका जन्म गुरुवार के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम गुरुदत्त रख दिया गया। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। कर्नाटक में जन्मा ये पादुकोण परिवार जल्दी ही बंगाल शिफ्ट हो गया था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। गुरु को भी बचपन से ही गाने और डांस का शौक हुआ करता था और उन्होंने 1941 में उदय शंकर जी की डांस एकेडमी, जो कि अल्मोड़ा में थी, वो ज्वाइन कर ली थी। 16 साल की उम्र में ही यह एकेडमी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी और वहां उनको 75 रुपए की वार्षिक स्कॉलरशिप भी मिलने लग गई थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। इसी से जुड़ा एक किस्सा उनकी माताजी ने एक जगह लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि 1935 में जब एक बार उदय शंकर कोलकाता आए थे तो उनका प्रोग्राम देखने के लिए सब लोग गए, लेकिन गुरु को नहीं ले गया गया क्योंकि वो मात्र 10 साल के थे उस वक्त। हालांकि उन्होंने बहुत जिद की थी, लेकिन लोगों ने सोचा कि ये तो बच्चा है, क्या समझेगा ये, इस उम्र में तो ये सब समझ ही नहीं आएगा ना। ये सोचकर उसे वो लोग नहीं ले गए और इसी गुस्से में गुरुदत्त ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। काफी मान मनौवल करने के बाद उन्होंने खाना खाया और जब उसे बताया गया कि आइंदा उन्हें छोड़कर कोई नहीं जाएगा, उसके बाद ही उन्होंने ये खाना खाया था। वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। आपको पता है, उदय शंकर जी से ही नृत्य की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुदत्त मुंबई गए थे
और वहां उन्होंने प्रभात टॉकीज में एज अ कोरियोग्राफर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। और वहीं पर गुरुदत्त की देवानंद से पहली मुलाकात हुई थी, पुणे के प्रभात स्टूडियो में। इससे भी ना एक इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है, सुनिएगा। दरअसल दोनों के कपड़े ना एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज देवानंद के यहाँ और उनकी कमीज गुरुदत्त के यहाँ पहुंचा दी थी। अब मजे की बात यह है कि दोनों ने वो कमीज पहन भी ली थी। जब देवानंद स्टूडियो में घुस रहे थे तो गुरुदत्त ने उनको हाथ में लाकर स्वागत किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं निर्देशक बेडेकर का असिस्टेंट हूं। अचानक उनकी नजर देवानंद की कमीज पर चली गई। वो उन्हें कुछ जानी पहचानी लगी और उन्होंने छूटते ही पूछ डाला, ये कमीज आपने कहां से खरीदी? देवानंद थोड़ा सा सकपकाए लेकिन बोलने लगे, ये कमीज मेरे धोबी ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आप भी बताएं कि आपने अपनी ये कमीज कहां से खरीदी है? गुरुदत्त ने बड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहने हुए जोर का ठहाका लगाया, एक दूसरे से गले मिले और हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोनों ने साथ मिलकर पुणे शहर की खाक छानी और एक दिन अपने बियर के ग्लास लड़ाते हुए गुरुदत्त ने देवानंद से वादा किया, देव, अगर कभी मैं निर्देशक बनता हूं ना तो तुम मेरे पहले हीरो रहोगे। देव ने भी उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और तुम मेरे पहले निर्देशक रहोगे अगर मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने को मिलती है तो। देवानंद को अपना वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को थमा दी। बाजी फिल्म काफी हिट साबित हुई और उसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। अपनी इस कमाई से उन्होंने अपने परिवार के लिए पहला सीलिंग फैन खरीदा था। इसी फिल्म को बनाने के दौरान उनकी ऐसी कई लोगों से मुलाकात हुई जो उनसे ताउम्र जुड़े रहे। उन्हीं में से एक थे इंदौर के बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो बाद में जॉनी वॉकर के नाम से मशहूर हुए। उनको कौन नहीं जानता भला। वो ना बस कंडक्टर की नौकरी किया करते थे और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। बलराज साहनी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया था। वो जॉनी वॉकर से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि गुरुदत्त ने उनके लिए खास तौर से एक रोल लिखवाया। हालांकि तब तक बाजी आधी से ज्यादा बन चुकी थी। इससे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यूं था कि गुरुदत्त को कोलकाता से खासा प्यार था। उनका बचपन वहीं गुजरा था। जब भी वो कोलकाता जाते थे तो गोलगप्पे, जो बंगाल में फुचका कहा जाता है, फुचका और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झाल मुड़ी जरूर खाया करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाजें लगा रहा है, और वहीं से उन्होंने जॉनी के लिए जो रोल निकालना था उसको आकार दे दिया। खास तौर से एक गाना लिखवाया गया, सर्ज तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। जी, यही गाना, और इसको जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था। आप सभी को ये गाना याद जरूर होगा और कभी न कभी आप इसे गुनगुना भी दिया करते होंगे। अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, काहे घबराए पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात हो गई थी गायिका गीता रॉय से, और वहीं से उनका प्यार शुरू हो गया। उस समय गीता रॉय एक प्लेबैक सिंगर के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। इतनी सरल थी गीता दत्त कि रसोई में सब्जी काटने बैठ जाया करती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। अच्छा, उस दौरान ना राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उनको गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली जो बैठकें होती थी उसमें राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुना करता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी ने एक बार बताया था
कि वो गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के लिए ले जाया करती थी। 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए और तब गीता रॉय बन गईं गीता दत्त। ललिता कहती हैं कि जब भी वो गीता के लिए कोई उपहार खरीदा करते थे तो उनके लिए भी कुछ न कुछ जरूर लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई हुआ करती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। करार दिल इस तरह मिले, कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के। सन 1954 में गुरुदत्त ने अपनी कंपनी खोल ली और फिल्म बनाई आर पार, और 1956 में फिल्म बनाई सीआईडी और वादे के मुताबिक हीरो बनाया देवानंद साहब को। और इसी फिल्म की तलाश में गुरुदत्त की मुलाकात हो गई वहीदा रहमान से। हालांकि भूमिका बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने गुरुदत्त पर गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद सन 1957 में गुरुदत्त ने फिल्म बनाई प्यासा और उसमें वहीदा को लीड रोल में ले लिया। अच्छा, प्यासा की जब बात चल ही रही है तो एक और इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है, उसको सुनिएगा। एक बार गुरुदत्त ने बिना संगीत की एक नज्म तैयार कर दी। इसके पीछे भी एक किस्सा है। हुआ यूं था कि एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिर लुधियानवी की एक नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग की रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन जो संगीतकार थे एसडी बर्मन, उनका कहीं अता पता था नहीं। गुरुदत्त ने रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के ही इस नज्म को गुनगुना देते। अब रफी साहब ने भाई थोड़ी देर सोचा और इस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल कर लिया। हालांकि स्टूडियो में रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर खराब हो गई थी, क्वालिटी जरूर खराब हो गई थी, लेकिन जो सीन था उसमें बिल्कुल रियलिटी आ गई थी, वास्तविकता आ गई थी। और इसी के लिए गुरुदत्त जाने जाते हैं, अपनी फिल्मों में रियलिटी डालने के लिए। ज़माने की चुके हैं कशमकशे जिंदगी। अच्छा, गुरुदत्त की जिंदगी पर जब भी बात होगी ना, अकेले की जानी संभव नहीं है। एक प्रेम त्रिकोण इसमें आना ही आना है। इस त्रिकोण के 3 सिरे हैं, गुरुदत्त, गीता दत्त और वहीदा रहमान। अगर आप भी इस प्रेम त्रिकोण के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं इस त्रिकोण पर भी एक कहानी लेके हाजिर हो जाऊंगी, किस्सा लेके हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल मुझे यानी स्वाति को दीजिए इजाजत, और आपको ये हमारा सीरीज कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ किसी और के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं कहानियां लेके हाजिर हो जाऊंगी। कमेंट कीजिए। और हाँ, आपको ये शो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, इससे हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिछड़े सभी बारी बारी, हम गम ज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के।